मोदी मोदी। दिल्ली के चुनाव में बीजेपी की ये मैसिव विक्ट्री, क्या स्ट्रैटेजी थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गवर्नेंस के नेता हैं, तो इसीलिए अगर आपने ऑब्जर्व करा होगा कि 2011 के बाद से अभी तक सबसे ज़्यादा रिपीटेड स्टेट गवर्नमेंट्स अगर किसी ने दी है तो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। मोदी जी की लीडरशिप के अंदर हम इस बार दिल्ली के जनता का दिल जीत पाए। तो ये जीत अगर मैं समझूं तो क्या ये जीत बीजेपी की समझूं या पीएम मोदी की फेस वैल्यू की जीत समझूं दिल्ली की? फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर के भी काफ़ी बातें, उनके बंगले को लेकर के भी काफ़ी बातें सामने आ रही हैं। उस बंगले का क्या फ्यूचर है? भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर वो उस भ्रष्टाचारी शीश महल में नहीं रहेगा। ग्राउंड में जाकर के बीजेपी यमुना की सफाई के लिए क्या कुछ करना चाहिए? 52 करोड़ रुपए कोरोना काल के अंदर जो टैक्स पेयर का पैसा था, जिस पैसे से वो वैक्सीन दिल्ली के अंदर बांटने में केंद्र सरकार का सहयोग दे सकते थे, कच्ची नाली को ठीक कर सकते थे, साफ पीने का पानी दे सकते थे, यमुना मैया को साफ कर सकते थे, उन्होंने वो अपने खुद के शीश महल बनाने में लगाया। हरियाणा में हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है और अब दिल्ली एनसीआर में भी हमारी सरकार है। तो अरविंद केजरीवाल जी जैसे पहले ब्लेम किया करते थे, अब वो ब्लेम की बात नहीं है। आज पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 25 सालों के अंदर, 30 सालों में, कि पूरे एनसीआर के अंदर एनडीए का शासन है। स्टार फेस की अगर बात करूं बीजेपी में, अपार्ट फ्रॉम पीएम मोदी, ऐसा कौन सा स्टार फेस है? हमारे नेता एक ही हैं जिनका नाम है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और हमारा हर कार्यकर्ता हमारा स्टार है। दिल्ली में एक और बहुत बड़ा एक चैलेंज है जो कि है रोहिंग्या और बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का। 2021 में एक एमएचए ने एक एडवाइजरी दी थी हर स्टेट गवर्नमेंट को कि आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलीगल रोहिंग्यास के प्रोसेस को फास्टन करिए। अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में 21 से लेके 25 में एक को आइडेंटिफाई करने का काम दिल्ली की सरकार ने नहीं किया था। इनफैक्ट उन्होंने और फर्जी आधार कार्ड बनाए थे। इस बार ये भी बोला जा रहा है कि इस बार नीतीश कुमार जी को बीजेपी की ज्यादा जरूरत है रादर देन बीजेपी को जेडीयू की। एनडीए का जो बिहार में जोड़ है ना, वो फेविकॉल का जोड़ है। लेकिन कई बार उसको हमने फ्लिप होते हुए देखा है, उसको टूटते हुए देखा। राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल से नफरत करते हैं, अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी से नफरत करते हैं, ममता बनर्जी राहुल से नफरत करती है, राहुल ममता से नफरत करते हैं, अखिलेश राहुल से नफरत करते हैं, राहुल अखिलेश से नफरत करते हैं, आरजेडी को राहुल से दिक्कत है, राहुल को आरजेडी से दिक्कत है, आरजेडी का बिहार के बाहर जनादेश नहीं है, ममता का बंगाल के बाहर जनादेश नहीं है। नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, प्रदीप भंडारी जी, नेशनल स्पोक्सपर्सन बीजेपी के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति जी। देखिए, जिस चीज़ के बारे में अभी सब कहीं बातें हो रही हैं, दिल्ली चुनाव के बारे में, और जिस तरह से लगभग 27 सालों के बाद बीजेपी की वापसी हो रही है नेशनल कैपिटल में, डबल इंजन की सरकार जहाँ जहाँ पे काम करती है, बोला जाता है बीजेपी की डबल इंजन की सरकार होती है, चीज़ें आसान हो जाती है काम करने में। ऐसे में सबसे पहली बात यह है कि स्ट्रैटेजी कि आप भी भागीदारी रहें, यू हैव बिन अ मेंबर ऑफ दैट टीम स्ट्रैटेजाइज करने में। तो मैं ये समझना चाहूँगी, ये जो दिल्ली के चुनाव में बीजेपी की ये मैसिव विक्ट्री, क्या स्ट्रैटेजी थी? देखिए, किसी भी चुनाव को जीतने के लिए एक बेस वोट चाहिए रहता है, और उस बेस वोट के ऊपर आपको एक लीडर चाहिए रहता है जो लीडर जनता से कनेक्ट कर सके। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी इसीलिए जीती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की जनता को ये आह्वान किया था कि उनको एक मौका दिल्ली की सेवा करने का दिया जाए। तो अगर आपको याद होगा कि जब पीएम ने अपनी रैली में कहा था कि 10 साल आपने कांग्रेस पार्टी को देकर देखे, 10 साल आपने आपदा आम आदमी पार्टी को देकर देखा, अभी तक आपकी टूटी गलियां ठीक नहीं हुई हैं, अभी तक आपको साफ पीने का पानी नहीं मिला है, अभी तक यमुना मैया साफ नहीं हुई है, तो एक मौका मोदी जी को दिया जाए। ये जो हमारी लार्जर सेंट्रल थीम थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गवर्नेंस के नेता हैं, तो इसीलिए अगर आपने ऑब्जर्व करा होगा कि 2011 के बाद से अभी तक सबसे ज़्यादा रिपीटेड स्टेट गवर्नमेंट्स अगर किसी ने दी है तो भारतीय जनता पार्टी ने दी है, क्योंकि मोदी जी जब एक बार शासन में आते हैं तो लोगों को अपनी ज़िंदगी में बेहतरी दिखती है। तो ये जो अपील प्राइम मिनिस्टर की थी, ये सबसे बड़ा गेम चेंजर था इस चुनाव का। दूसरा,
गृह मंत्री जी और अध्यक्ष जी ने और पूरी पार्टी और संगठन ने जिस हिसाब से माइक्रो मैनेजमेंट करा था, हम लोगों ने फोकस्ड बूथ पर प्रभारी जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, नेशनल प्रेसिडेंट, आदरणीय गृह मंत्री जी, सबने कोऑर्डिनेटेड रूप से कुछ फोकस्ड बूथ्स पे फोकस किया था, जो पिछली बार हम कम मार्जिन से हारे थे। तो ये दो हमारे कार्डिनल प्रिंसिपल्स थे। हमारा दिल्ली चुनाव अगर आप हिस्टोरिकली स्टडी करेंगी, एक ट्राइपोलर इलेक्शन हमेशा रहता था कि जो भी सरकार में 32-33% वोट ले आए वो सरकार बना लेता था। पिछले 10 साल में वो एक चेंज हुआ था क्योंकि कांग्रेस कंप्लीटली इवेपोरेट हो गई थी दिल्ली की पॉलिटिक्स से, और जो पार्टी पहले 30% प्लस वोट शेयर लाती थी वो सिंगल डिजिट वोट शेयर की पार्टी बन गई थी। तो बीजेपी को भी 5 साल का समय लगा अपने बेस वोट को बढ़ाने के लिए। तो पिछली बार अगर आप देखेंगी, हमारा बेस वोट था 38.5%, जो पिछले 27 साल का 1993 के बाद से लेकर अभी तक सबसे ज्यादा हमारा वोट शेयर दिल्ली के अंदर आया। पर उसमें हम सीटें नहीं कन्वर्ट कर पाए क्योंकि बाइपोलर इलेक्शन था। पिछले 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने जितने भी वादे करे थे वो जमीन पे वो नहीं उतार पाए और लागू कर पाए। जो शीश महल था वो उनके एक मॉरल क्रेडिबिलिटी के लिए सबसे बड़ा आप कह सकते हैं डैम्पनर था, जिसने ये कहा कि भाई अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो नहीं करते। उन्होंने अपने बच्चों की सर की झूठी कसम खाई थी, परंतु खाई थी और कहा था कि मैं शीश महल बनाऊंगा। तो जनता ने देखा कि भाई झूठ बोलता है, और जब किसी नेता की क्रेडिबिलिटी जनता के सामने खत्म हो जाती है तो फिर वो हारता ही है। इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के बीच में गए थे और हमारा फोकस ये था। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि भाजपा के पास ना नेता है, ना नैरेटिव है, ना नीति है। हमारे पास नेता भी थे, जो प्रधानमंत्री मोदी जी थे, जो नैरेटिव भी हम जनता के रिफ्लेक्ट कर रहे थे, जो ग्राउंड से नैरेटिव आ रहे थे। और 10 सेकेंड एक और आपको बताऊंगा, अगर आपने ऑब्जर्व करा होगा, इस बार जितने भी हमारे स्पोक्स पर्सन्स थे, जितने भी पार्टी के लीडर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो गली गली जाकर जनता के मुद्दे उठा रहे थे, दिखा रहे थे कैसे सड़क टूटी है, कैसे साफ पीने का पानी नहीं आ रहा है। तो और जो हमारा संकल्प पत्र भी था उस बार 3 भागों के अंदर हम लोग ने रिलीज करा था, ना कि जस्ट एक बार में। तो ओवरऑल मोदी जी की लीडरशिप के अंदर हम इस बार दिल्ली के जनता का दिल जीत पाए। तो ये जीत अगर मैं समझूं तो क्या ये जीत बीजेपी की समझूं या पीएम मोदी की फेस वैल्यू की जीत समझूं दिल्ली की? देखिए, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। मोदी जी हमारे नेता हैं जिनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता है। भारतीय जनता वो पार्टी है जिसके लिए मोदी जी वोट मांगते हैं। तो बोथ आर सेम साइड्स ऑफ द, बोथ आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। मोदी जी के बगैर हमको वोट नहीं मिलता, और मोदी जी की जो अपील है वो देश की जनता के दिल तक पहुंची हुई है। कोई ऐसा नेता नहीं होगा जिसको दुनिया में, आप एक बार चेक करिए स्मृति जी, एक एंटी इनकम्बेंसी का दौर है। इस एंटी इनकम्बेंसी के दौर के अंदर मोदी जी इकलौते से ग्लोबल लीडर है जो एक प्रो इनकम्बेंसी लीडर है। आपने देखा होगा यूएस के अंदर कोई 5 साल से ज्यादा सरकार में नहीं रह पाया, फ्रांस में नहीं रह पाया, यूके में नहीं रह पाया। मोदी जी अपने तीसरे टर्म के अंदर है। पहले हम लोग की 60% सीट्स आई, 60% ज्योग्राफी से 90% सीट्स आई थी। अब हमारी 80% से ज्योग्राफी में भारतीय जनता पार्टी का जनादेश है। वो इसीलिए है क्योंकि देश मोदी जी के काम को चाहता है। तो पहले हम त्रिपुरा में शासन में नहीं थे, अब त्रिपुरा में शासन में आए। पहले हम उत्तर प्रदेश में इतने साल से शासन में नहीं थे, अब उत्तर प्रदेश में हम शासन में आए। हरियाणा में तीसरी बार हमने रिपीट करा, महाराष्ट्र में हम 200 से ज्यादा सीट लेके आए, दिल्ली के अंदर हमने सरकार बनाई। सब में अगर कुछ कॉमन थ्रेड है वो नरेंद्र मोदी जी हैं। तो बिल्कुल हमें वोट और जनता का प्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर मिलता है, और हर कार्यकर्ता जब जाता है उन्हीं के मैसेज को ग्राउंड पर लेके जाता है। एक और जो बहुत खास बात बीजेपी की देखी गई है कि जिन जिन स्टेट्स में बीजेपी पावर में आई है, कोई महिला फेस है नहीं चीफ मिनिस्टर्स का। बात ये हो रही है कि शायद इस बार दिल्ली में यह जिंक्स टूट जाए। पहली मैं बात ये समझना चाहूंगी कि क्यों महिला कोई चीफ मिनिस्टर का फेस क्यों नहीं है? देखिए, अगर आप पॉलिटिक्स को आप समझेंगी तो आप ये देखेंगी कि जो जनता है, इनफैक्ट मैं आपको दूसरी तरीके से इसको आंसर करूंगा। इस देश के अंदर पिछले 12 सालों में आप वर्डिक्ट उठा के देख लीजिए, जहां देश में उस प्रांत की महिला ने वोट करा है वही सरकार बनी है। बिहार में महिलाओं ने एनडीए को वोट करा, एनडीए की सरकार आई। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को वोट किया, बीजेपी की सरकार आई। लोकसभा में मोदी जी को वोट करा तो एनडीए की सरकार 14, 19, 24 में आई। अब दिल्ली में ज्यादा महिलाओं ने हमें वोट किया तो हमारी सरकार आई। तो आज देश की राजनीति के डिसीजन मेकर्स महिलाएं हैं। महिला रिप्रेजेंटेशन बिल पास करने वाले मोदी जी हैं। अब कोई भी स्टेट के अंदर प्री तो किसी ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया था, ये सब जानते थे, पुरुष और महिला दोनों जानते हैं कि भाई प्री मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है।
तो उसको ध्यान में रखकर ही महिलाओं ने भी वोट दिया और पुरुष ने भी वोट दिया। हाल तो कोई भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार जब डिसाइड होता है, जिसमें पहले नहीं डिसाइड होता है, तो एमएलए साथ में बैठकर उसका निर्णय करते हैं। ये बीजेपी की एक खास स्ट्रैटेजी भी रही है हर बार जी। और इसमें स्मृति जी, इसमें मैं कहता हूं कि इट इज अल्टीमेटली मेरिट व्हिच मैटर्स। सो एंड इनफैक्ट मोदी जी इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर इन द एंटायर वर्ल्ड, आई विल से, जिन्हें रेड फोर्ट से 2 बातें कही थी। एक, कि महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़नी चाहिए। 2, 1 लाख युवा अलग अक्रॉस राजनीतिक दल में आने चाहिए, जो प्रोफेशनल्स हो, जो अलग अलग फील्ड से हो, जिससे राजनीति विकसित भारत को बनाने में सहयोग दे सके। वो तो बात मैं आपकी मान गई प्रदीप जी, लेकिन स्टिल क्यों जब पिछले कई सालों से बीजेपी पावर में आ रही है अलग अलग स्टेट में, चाहे फिर वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, उड़ीसा हो, आपके डेप्यूटी सीएम्स हैं, उस पर मैं बात अभी आगे करूंगी, लेकिन आपका चीफ मिनिस्टर का चेहरा कोई महिला क्यों नहीं है बीजेपी का? फाइनेंस मिनिस्टर महिला है, सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग फाइनेंस मिनिस्टर महिला है। अच्छा जी, मैं आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। प्रेसिडेंट महिला है, स्मृति जी वन ऑफ द वेरी गुड परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स महिला रह चुकी। सो वी हैव सिंबल्स अक्रॉस इन आवर पार्टी which have delivered and are women. Gender is not a criteria whether male or female to get a post which is there. Gender is neither a positive criteria neither a negative criteria. तो भले पुरुष हो या महिला हो, अगर काबिलियत है और एमएलएस चाहते हैं तो वो बनेगा। तभी जाकर आप देखिए कि पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी बनी, निर्मला जी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग फाइनेंस मिनिस्टर बनी। तो ऐसा नहीं है कि कोई महिला है इसलिए वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। मगर इतने प्रोमिनेंट फेसेस बीजेपी में है नहीं, महिलाओं के कुछ ही प्रोमिनेंट फेसेस है, लेकिन बहुत मुझे लगता है धीरे धीरे स्मृति जी राजनीति बदल रही है। जैसे आप जुडिशरी में भी आप देखेंगे कि चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी से एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसपे उन्होंने कहा कि एक जनरेशनल शिफ्ट हो रहा है, मोर एंड मोर वुमेन आर एंटरिंग इनटू जुडिशियल सर्विसेज। वैसे ही मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि हम भी हमारी जब पार्टी में देखते हैं तो जब 10 साल पहले जितनी महिलाओं की भागीदारी थी उससे कई ज्यादा महिलाओं की भागीदारी है। अब धीरे धीरे आप 5 साल बाद जब मेरे साथ आप कॉन्वर्सेशन करेंगी तो आप देखेंगी कि और ज्यादा महिलाओं की भागीदारी होगी। तो इट्स अ प्रोसेस, बट ये मैंने जरूर देखा आसपास, और आप डेटा भी उठा के देखेंगी, जितनी भागीदारी एक महिला को भारतीय जनता पार्टी में कंट्रीब्यूट करने की मिलती है उतनी किसी दूसरे राजनीतिक दल में नहीं लिखती। इनफैक्ट हमने तो कांग्रेस में ये देखा है कि सिमी रोजवेल जॉन एक थी जिनको सेक्सुअल हैरेसमेंट को उन पे केसेस था, तब भी कांग्रेस पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। तो हमारी पार्टी उन सभी को रिस्पेक्ट करती है, भले महिला हो या पुरुष हो, जिसमें पार्टी को कंट्रीब्यूट करने का कोई एक इच्छा होती है और वो कोई वैल्यू एडिशन ऐड कर सकते। एक और जो मैंने आपसे बोला कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स, दो उप मुख्यमंत्री होना, चाहे फिर वो यूपी हो, छत्तीसगढ़ हो, एमपी हो, उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, ये एक बहुत स्ट्रेटेजिकली बीजेपी करती है। इस मूव के पीछे क्या विजन है बीजेपी का और पीएम मोदी का? देखिए, लार्जर विजन 2 रहता है। एक, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन सबको मिले, और दूसरा कि जो एमएलएज हैं, अल्टीमेटली कोई भी मुख्यमंत्री आपने देखा होगा, भले मुख्यमंत्री हो, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो, ये सब एक बहुत डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चुने जाते हैं। और इसीलिए आप देखती होंगी कि समय लगता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जब सरकार बन जाती है उसके बाद मुख्यमंत्री का चेहरे का नाम सामने आने के लिए। क्यों? क्योंकि संगठन से पूछा जाता है, एमएलए से पूछा जाता है, हर एडिक्वेट स्टेक होल्डर और कार्यकर्ता से पूछा जाता है, उसके बाद निर्णय लिया जाता है। तो सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिकली अगर कहीं पे भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कोई प्रोसेस होता है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अंदर रहता है। तो इसमें स्ट्रैटेजी से ज्यादा लार्जर विजन ये रहती है कि जो एमएलएस का एक स्टेट के अंदर जो उनका सेंटिमेंट है, जो स्टेट को आगे ले जाने में योगदान दे सकता है, उसको चुना जाए। तो कई बार आप देखती हैं ऐसे नाम आते हैं जो मीडिया को नहीं पता चलते, परंतु जब मीडिया उसका एक बैकग्राउंड चेक करती है तो वो पाती है कि अरे वो जमीन पे पिछले 10 साल से एमएलए रहा है, 15 साल से एमएलए रहा है, कोई फील्ड में अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो काम और मोदी जी का विजन कि भाई उस स्टेट, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी या ओवरऑल कंट्री के डेवलपमेंट में कैसे वो व्यक्ति अपना योगदान दे सके। कास्ट और डेमोग्राफिक एस्पेक्ट्स इसमें कितना काम करते हैं? देखिए, रिप्रेजेंटेशन एक रियलिटी है, परंतु रिप्रेजेंटेशन ही सिर्फ एक रियलिटी नहीं है। हर व्यक्ति जो राजनीति में आता है, हर समाज जो है वो अपनी भागीदारी चाहता है। अल्टीमेटली ये सच्चाई है। और पीएम ने क्या बोला है कि गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, ये 4 उनके लिए
पिलर्स हैं जो विकसित भारत 2047 बनाएंगे। अब गरीब, अगर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए तो एससी भी आए, ओबीसी भी आए, एसटी भी आए, सबको उसका फायदा है। तो कास्ट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स और कास्ट रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स में एक थिन लाइन है। कास्ट रिप्रेजेंटेशन ये होता है कि हर समाज के वर्ग को सरकार के अंदर या पॉलिटिकल पार्टी के अंदर अपना योगदान देने का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। कास्ट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स राहुल गांधी करते हैं, जिसमें वो हिंदू समाज को बांटने का प्रयास जाति के नाम पे करते हैं। इन दोनों में एक थिन लाइन है। हम कास्ट रिप्रेजेंटेशन में जरूर विश्वास रखते हैं, परंतु ये जो रणनीति है कांग्रेस पार्टी की, भाई हिंदू समाज को बांटो और सिर्फ एक ही समाज में जाति की बात करो, वो देश के लिए हानिकारक है, जिसके बारे में पूर्व में हमारे बड़े बड़े लीडर्स भी कह चुके हैं। बाकी आपने डेमोग्राफी की बात करी, मेरे हिसाब से डेमोग्राफी देश की डेस्टिनी है, ये विश्व भर की सच्चाई है। और डिस्प्रपोर्शनेट डेमोग्राफिक चेंज एक लार्जर थ्रेड भी कई जगह पे लेके जाता है, जिसपे कई शोध भी हो रहे हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि देश के कई अलग अलग एरियाज हैं जहां पे पहले मान लीजिए फॉर एग्जांपल 70% हिंदू पॉपुलेशन थी और 30% मुस्लिम पॉपुलेशन थी। अब वहां पे 50-50 हो चुका है। तो कई जगह डेमोग्राफी डिस्प्रपोर्शनेटली चेंज हो रही है। बंगाल में कई बॉर्डर एरियाज के अंदर वो डेमोग्राफी डिस्प्रपोर्शनेटली चेंज हो रही है। इस पर हमें सोचना होगा आने वाले 20 साल 30 साल में एज अ कंट्री कि हमारी पॉलिसी क्या रहेगी, क्योंकि हमने देखा है जहां डेमोग्राफी चेंज हुई है वहां सोसाइटल चेंजेस भी हुए हैं, वहां डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को भी थ्रेट हुआ है। और जब हिंदू माइनॉरिटी में हो जाता है तो उसको कुछ समय बाद या तो जगह छोड़ देनी पड़ती है या उसकी राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक थ्रेट है, और ये फैक्ट्स के आधार पे हमने देखा है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर के भी काफ़ी बातें, उनके बंगले को लेकर के भी काफ़ी बातें सामने आ रही हैं। बीजेपी की सरकार अब राजधानी में है, ऐसे में उस बंगले का क्या फ्यूचर है? भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर, जैसे कि दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट ने कहा, वो उस भ्रष्टाचारी शीश महल में नहीं रहेगा। वो शीश महल भ्रष्टाचार का सिंबल है। कोई व्यक्ति, श्वेता जी आप मुझे बताइए, जो भारतीय संस्कृति में विश्वास रखता है, क्या कभी अपने बच्चों की झूठी सर की कसम तो नहीं खाएगा? अरविंद केजरीवाल जी ने अपने बच्चों की सर की कसम खा के कहा था, मैं बड़े बंगले में नहीं रहूंगा, मैं बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा। 52 करोड़ रुपए कोरोना काल के अंदर जो टैक्स पेयर का पैसा था, जिस पैसे से वो वैक्सीन दिल्ली के अंदर बांटने में केंद्र सरकार का सहयोग दे सकते थे, कच्ची नाली को ठीक कर सकते थे, साफ पीने का पानी दे सकते थे, यमुना मैया को साफ कर सकते थे, उन्होंने वो अपने खुद के शीश महल बनाने में लगाया। उसमें एक लग्जरी स्विमिंग पूल, जिसके अंदर प्राइवेट मिनी बार, स्पा, तमाम चीजें हैं, और जनता के बीच में वो एक भ्रष्टाचार का सिंबल है। तो वो भ्रष्टाचार का सिंबल जनता को दिखाया जाएगा कि कैसे एक नेता जिसने कहा था वो राजनीति बदलने आया, अरविंद केजरीवाल जी, वो राजनीति तो नहीं बदल पाए, क्योंकि राजनीति तो मोदी जी ने बदल दी, वो खुद बदल गए और आज वो लालू प्रसाद यादव को भी बीट कर रहे हैं करप्शन के रेस के अंदर। तो वो शीश महल जनता, देश की जनता जब भी दिल्ली में आएगी वो देखेगी कि कैसे भ्रष्टाचार का परिचायक है। यमुना की सफाई को लेकर के पिछले कई वर्षों से बातें होती रही हैं और इस पे विचार विमर्श होते रहे हैं, लेकिन कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन अभी तक नहीं आया है। और यमुना की याद और बात तभी होती है जब छठ पर्व आने वाला होता है। बीजेपी की स्ट्रैटेजी, हालांकि जो घोषणा पत्र है जो वो सब तो अपनी जगह पे, लेकिन क्या स्ट्रैटेजी ग्राउंड में जाकर के बीजेपी यमुना की सफाई के लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि टैक्स पेयर्स का करोड़ों रुपए उसकी सफाई पर लग चुके हैं। स्मृति जी, अगर आप एक चीज देखेंगे और अगर डिटेल में स्टडी करेंगे, जैसे उड़ीसा में जो हमने मैनिफेस्टो की प्रॉमिस करी थी, संकल्प पत्र की, उसका 70% से ज्यादा हम क्रियान्वयन में ऑलरेडी ला चुके हैं। अलग अलग राज्यों में केंद्र की सरकार ने भी 90% से ज्यादा जो हम संकल्प पत्र में वादा करते हैं वो किसी न किसी फॉर्म में ग्राउंड में वो क्रियान्वयन में आ चुका है। ये आप अपनी रिसर्च टीम को भी जब लगाएंगे तो आप देखेंगे कि इट इज ऑल इन एक्शन। अब मैं आ जाना चाहता हूँ दिल्ली में यमुना का। देखिए, मोदी जी को एक पास्ट एक्सपीरियंस है किसी भी रिवर को साफ करने का। साबरमती का मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो साबरमती का आप देखिएगा किस तरीके की बुरे हालत थे। उन्होंने साबरमती नदी को ठीक भी किया, साफ भी करा और वहां पे रिवर फ्रंट भी बनाया।
गंगा मैया जो है पहले की क्या स्थिति थी आज उससे बेहतर है। मैं ये नहीं कह रहा पूरी तरीके से, पर उससे बेहतर है। और आज आप देख रहे हैं प्रयागराज के अंदर महाकुंभ में 50 करोड़ से ज्यादा सनातनी होली डिप ले चुके हैं और वहां पे महाकुंभ में स्नान ले चुके हैं, क्योंकि गंगा मैया को वहां पे प्रयागराज संगम में पहले से ज्यादा साफ है। तो ठीक जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स की हैं उसको यूटिलाइज करके यमुना माँ को साफ किया जाएगा और 5 साल के पहले हमारे पूर्वांचल के भाई बहन यमुना के तट पर छठ बना पाएंगे। इसमें आप एक और चीज, हमारा जो एडवांटेज है, हरियाणा में हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है और अब दिल्ली एनसीआर में भी हमारी सरकार है। तो अरविंद केजरीवाल जी जैसे पहले ब्लेम किया करते थे, अब वो ब्लेम की बात नहीं है। आज पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 25 सालों के अंदर, 30 सालों में, कि पूरे एनसीआर के अंदर एनडीए का शासन है। तो अगर हमें जो मदद भी लेनी होगी सेंटर से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, वो हम ले सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। अच्छा प्रदीप जी, कहीं ना कहीं ये भी अब बात सामने आएगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात, क्योंकि आपने कहा ना कि नेशनल कैपिटल में भी बीजेपी है, आसपास के एरिया जो है उसमें भी बीजेपी है, एनसीआर रीजन में। ऐसे में कहीं ना कहीं जवाबदेही आपको लगता है बीजेपी की और ज़्यादा बड़ी हो जाती है चीज़ों को लेकर के? बिल्कुल सही कह रही हैं आप स्मृति जी कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि जितनी ज्यादा बड़ा मैंडेट उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल है, आप सही कह रही हैं। पर मैं इस बात से आश्वस्त हूँ कि जब भी हमें मौका मिला है सर्व करने का, हमने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के निर्देश पर अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स में डिलीवर किया है, तभी हमारी सरकार रिपीटेड आई है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए 2011 के बाद से हम 25 में एक राज्य सरकार का नाम बता दीजिए जो कांग्रेस पार्टी रिपीट कर पाई है, मतलब 10 साल तक रेगुलर शासन में चला पाई है। एक भी ऐसी राज्य सरकार नहीं है। हमने सबसे ज्यादा रिपीटेड गवर्नमेंट्स चलाई है। गुजरात में 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं, मध्य प्रदेश में 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं, हरियाणा में तीसरी बार है, महाराष्ट्र के अंदर हम तीसरी बार में है, तो बिहार के अंदर हमें 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश में हमारा सेकेंड टर्म है, त्रिपुरा में हमारा सेकेंड टर्म है। तो अगर डेमोग्राफी, ज्योग्राफी, लैंग्वेज एग्नोस्टिक अगर हमें जनता बार बार समर्थन दे रही है, इसका ये कंक्लूजन है कि हम जनता के कार्य कर रहे हैं जो जनता की जिंदगी को बेहतर करने में उपयोगी हैं और हम मोदी जी की विजन के हिसाब से अक्रॉस डिलीवर कर रहे हैं। अदरवाइज जनता तो जनरली एंटी, आप लोग क्या कहते हैं जर्नलिस्ट कि यार 5 साल हो गए सरकार को, एंटी इनकम्बेंसी हो गई, ये आप बीजेपी के साथ नहीं कर सकते। हम जब ज्यादा जितना शासन में आएंगे हम उतना ज्यादा प्रो इनकम्बेंसी हमारे साथ आएगी, बिकॉज वी डिलीवर। पहले ही आप याद करा करिएगा, हमको क्या कहते थे लोग कि भाई वी आर अ पार्टी ऑफ ऑपोजिशन, यही कहते थे ना, एनालिस्ट होते थे, जर्नलिस्ट होते थे। नाउ we can say under Prime Minister Narendra Modi ji we are a party of governance. That is a change and this is what gives us more confidence. ये हमें और ज्यादा विश्वास देता है कि हमें जितना बड़ा मैंडेट मिला है उतनी विनम्रता के साथ हम जनता का कार्य करेंगे। स्टार फेस की अगर बात करूं बीजेपी में, अपार्ट फ्रॉम पीएम मोदी, ऐसा कौन सा स्टार फेस है जो कि जनता से इसी तरीके का डायरेक्ट कनेक्शन बना पाए? और क्योंकि अब 15 साल का जो टेन्योर है, पीरियड है गवर्नमेंट का, उसके बाद ऑब्वियसली बातें होने लगती हैं कि पीएम मोदी के बराबर का चेहरा कौन सा है बीजेपी के पास? देखिए मुझे तो लगता है कि सिर्फ थोड़े बहुत जर्नलिस्ट में बात होती है, जनता के बीच में जब आप जाएंगी तो जनता तो सिर्फ यही कहती है कि मोदी जी हैं और वही सच्चाई है। तो बाकी स्टार फेस की अगर आपने बात करी, हमारे नेता एक ही हैं जिनका नाम है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और हमारा हर कार्यकर्ता हमारा स्टार है। इसीलिए कोई भी कार्यकर्ता इस पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री बन सकता है, पार्टी प्रेसिडेंट बन सकता है। मैं आपसे पूछता हूँ, हमारे भी नेक्स्ट, आप बता सकती हैं कि हमारे आने वाले समय में कौन नेक्स्ट पार्टी प्रेसिडेंट होंगे? आप भी नहीं बता सकती, कोई भी नहीं बता सकता। ये हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, क्योंकि हर कार्यकर्ता को वो अपॉर्चुनिटी है। बाकी हमारे कितने सारे पॉपुलर नेता हैं, हम आदरणीय गृह मंत्री जी पॉपुलर, इतने ज्यादा देश के अंदर उनको जाने जाते हैं। आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में कितने ज्यादा जाने जाते हैं, देवेंद्र जी जाने जाते हैं, हेमंत जी जाने जाते हैं। तो वी हैव अ बैटरी ऑफ लीडर्स, पर हर नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को ही इम्प्लीमेंट करता है। तो मैं आपसे प्रदीप जी यही सवाल वापस से करूंगी कि उस विजन के बराबर एक देश का नेतृत्व करने के लिए बीजेपी पार्टी, मुझे लगता है देश में कोई कंफ्यूजन नहीं है, देश सिर्फ नरेंद्र मोदी जी से ही नेतृत्व चाहता है।
चलिए अगले सवाल पे आती हूँ मैं। दिल्ली में एक और बहुत बड़ा एक चैलेंज है जो कि है रोहिंग्या और बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का, जिसको लेकर के भी टाइम एंड अगेन बीजेपी ने भी और बाकी पार्टियों ने भी बात करी है। लेकिन आप इसको कितनी बड़ी चुनौती, पहली बात एक बड़ी चुनौती है, लेकिन किस तरह से इस चुनौती से निपटने का आप लोग एक रास्ता निकाल रहे हैं? देखिए, एक जेएनयू की रिपोर्ट आई थी कुछ समय पहले, अगर आपने देखा होगा, डिटेल रिपोर्ट, जिस जेएनयू की रिपोर्ट को ने जिसमें टिस के भी प्रोफेसर्स थे, उन्होंने अपने शोध में एक इंक्लूड किया था कि पॉलिटिकल पेट्रनेज एक बहुत बड़ा कारण है ये इलीगल माइग्रेंट्स क्यों कई कई जगह में बसे हुए हैं, और दिल्ली के संबंधित में काफी ज्यादा है। अब हमारी सरकार है तो दिल्ली पुलिस के साथ हम एटलीस्ट ये इंश्योर करेंगे कि कोई पॉलिटिकल पेट्रोनेज नहीं दिया जाए। सरकार अलग अलग समय में इलीगल रोहिंग्याओं को वापस भेज रही है, पर इसकी क्वांटिटी और क्वांटम दिल्ली से बढ़ाने की जरूरत है। दिल्ली में एक ऐसी सरकार थी, अहमदुल्ला खान, जो आपने वीडियो भी देखा होगा, जो रोहिंग्याओं को राशन बांटते थे। अभी वो फरार हैं कि उन्होंने पुलिस के ऊपर हमला करने का प्रयास किया और अभी तक वो मिल नहीं रहे हैं। तो हम ये एटलीस्ट, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जहां एनडीए की सरकार है वहां पर हम ये आइडेंटिफिकेशन करें और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के हिसाब से इलीगल माइग्रेंट्स को वापस भेजें। ये हमारी पॉलिसी रही है। पर जहां पे ऑपोजिशन की सरकार है, क्योंकि वहां पे इनका आइडेंटिफिकेशन में एक चैलेंज है, जो झारखंड हाईकोर्ट ने भी एक्नॉलेज करा कि संथाल परगना की डेमोग्राफी कैसी परिवर्तित हो चुकी है। तो ये देश के लिए एक चैलेंज है और ये लार्जली नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज भी रहता है। क्योंकि आधार कार्ड, कुछ ऐसे भी वीडियोस आए कि आधार कार्ड बन गए हैं इन इमिग्रेंट्स के जो आकर के यहाँ पे सेटल हो रहे हैं। किसी को 10 दिन हुए हैं, किसी को महीना भर हुआ है, कोई कल परसों में आया, लेकिन आधार कार्ड बन रहे हैं। ऐसे में आइडेंटिफाई करना, और जैसा आपने बिल्कुल सही बात बोली कि हम लार्जर पिक्चर अगर देखें तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है ये पूरी जो प्रोसेस हुई है। तो उसके मद्देनजर रखते हुए किस तरीके से स्ट्रैटेजी अपनाएगी बीजेपी? देखिए, अल्टीमेटली ये जो डिसीजन है और ये जो प्रोसेस है, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। यू कैन नॉट डू इट इन अ मैटर ऑफ 24 आवर्स। जैसे फॉर एग्जांपल सीए जब हम लेके आए थे, तो अगर आपने होगा, जब सीएम लेके आए थे क्या कह रहे थे अपोजिशन के लोग भी, मुसलमानों की सिटीजनशिप चली जाएगी। ओवैसी जी तो हर गली में यही घूम के कहते थे, एक मुसलमान की सिटीजनशिप नहीं गई, और अब लोग को सिटीजनशिप रिलीजियसली परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को मिलना शुरू हुई है। ठीक उसी तरीके से मेरा मानना ये है कि बहुत तीव्रता के साथ में जहां जहां ये फर्जी राशन कार्ड बने हैं, आधार कार्ड बने हैं, उनको इन्फोर्समेंट एजेंसीज आइडेंटिफाई कर रही है और ड्यू प्रोसेस के हिसाब से उनको वापस भेजने का प्रयास कर रही है। अब अगला सबसे बड़ा जो मैं कहूँगी, इसमें छोटा सा एक पॉइंट ऐड भी करूंगा। 2021 में एक एमएचए ने एक एडवाइजरी दी थी हर स्टेट गवर्नमेंट को कि आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलीगल रोहिंग्यास के प्रोसेस को फास्टन करिए। अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में 21 से लेके 25 में एक को आइडेंटिफाई करने का काम दिल्ली की सरकार ने नहीं किया था। इनफैक्ट उन्होंने और फर्जी आधार कार्ड बनाए थे। तो ये जो चैलेंज दिल्ली में था, अब ये चैलेंज हम ओवरकम कर सकते हैं। बीजेपी के बारे में एक और चीज़ जो बात करी जाती है कि अगर एक चुनाव ख़त्म होता है उससे पहले ही दूसरे चुनाव के लिए काम करना शुरू हो जाता है। सेम गोज़ विद कि दिल्ली चुनाव की तैयारियां या दिल्ली चुनाव पे काम हो ही रहा था और कैंपेन्स हो रहे थे, उसी के साथ साथ बिहार चुनाव की भी तैयारी करना बीजेपी ने शुरू कर दिया, स्ट्रैटेजाइज करना शुरू कर दिया था। इस बार बीजेपी की बिहार में क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? स्मृति जी, स्ट्रैटेजी जो पार्टी बनाती है वो ना टेलीविजन स्टूडियोज में बनती है, ना वो कहीं पे भी बनती है। वो हमारे सभी नेताओं के साथ कंसल्टेशन करने के साथ हमारी लीडरशिप डिसाइड करती है। क्योंकि तो बात नीतीश कुमार जी की ही होती है कि इस बार ये भी बोला जा रहा है कि इस बार नीतीश कुमार जी को बीजेपी की ज्यादा जरूरत है रादर देन बीजेपी को जेडीयू की। देखिए, एनडीए का जो बिहार में जोड़ है ना, वो फेविकॉल का जोड़ है, और जो फेविकॉल का जोड़ है ये इंडिया अलायंस वाले नहीं समझ पाएंगे। लेकिन कई बार उसको हमने फ्लिप होते हुए देखा है, उसको टूटते हुए देखा है, फिर दोबारा बनते हुए देखा है। आप भी तो मान रही हैं कि जो एनडीए से बाहर जाता है वो हमेशा वापस एनडीए में ही आता है। तो बिहार भी जानता है कि स्टेबल सरकार सिर्फ मोदी जी के लीडरशिप में एनडीए ही दे सकता है। और बिहार में मैं आपके शो पर बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ऐतिहासिक बहुमत के साथ में एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी, क्योंकि बिहार की जनता आरजेडी के गुंडाराज, आरजेडी की दबंगाई और आरजेडी के तुष्टीकरण को बिहार में कभी वापस नहीं लाने देना चाहेगी।
लेकिन जो बात ऑब्वियसली जो सर्कल्स में होती ही रहती है और ये जो पहले देखा भी गया है कि नीतीश कुमार जी की जो एक आदत है फ्लिप करने की, उनको अनप्रिडिक्टेबल कहा जाता है। नीतीश कुमार जी कंप्लीटली प्रिडिक्टेबल है। नीतीश कुमार जी जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ वैसे ही है जैसे फेविकॉल का जोड़ होता है। तो ये सर्कल्स जो है ना, दिक्कत क्या है स्मृति जी कि सर्कल्स जो आजकल देश में कई कई जगह बड़े हैं, वो लोग जमीन पे नहीं जाते, और जब वो जमीन पे नहीं जाते तो उनको देश का मूड नहीं समझ में आता। तो मैं आज हर सर्कल में जो ये बातचीत कर रहा हूं उनको कहना चाहता हूँ, बिहार में ट्रैवल करो। बिहार का बच्चा बच्चा कह रहा है बिहार में फिर से एनडीए की सरकार आएगी और नीतीश जी हमारे साथ, जेडीयू हमारे साथ है। युवा चेहरों को कहाँ देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा है कि 1 लाख से ज्यादा युवा राजनीति में आने चाहिए। हमारी पार्टी में युवाओं को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला जाता है। मैं बिहार के पर्सपेक्टिव में बात कर रही हूँ। बिहार हमारी, मैं कह रहा हूँ बिहार, अगर बिहार की भी आप बात करेंगे, बिहार के अंदर यूथ को हम हर स्टेट में बढ़ावा देते हैं। इस बार एलजेपी, जेडीयू, बीजेपी और तमाम हमारे जो घटक दल हैं उन सब के साथ हमारा अलायंस है और सब मिलकर, भले युवा हो या एक्सपीरियंस्ड हो, निर्णय लेंगे। आपको एक चीज पता है कि जब से चुनाव हुआ है, आप मुझे बताएंगे एक मीटिंग इंडिया अलायंस की हुई है कोई भी तारीख को? एक मीटिंग राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, इन सब ने एक मीटिंग, एक फोटो आप दिखा दी जिसमें साथ में खड़े होकर हाथ एक दूसरे का पकड़ रहे हैं, गले पड़ रहे हैं, एक नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल से नफरत करते हैं, अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी से नफरत करते हैं, ममता बनर्जी राहुल से नफरत करती है, राहुल ममता से नफरत करते हैं, अखिलेश राहुल से नफरत करते हैं, राहुल अखिलेश से नफरत करते हैं, आरजेडी को राहुल से दिक्कत है, राहुल को आरजेडी से दिक्कत है, आरजेडी का बिहार के बाहर जनादेश नहीं है, ममता का बंगाल के बाहर जनादेश नहीं है। ये सब खिचड़ी वाले लोग सिर्फ और सिर्फ जॉर्ज सोरोस के नाम पर देश को पीछे करना चाहते हैं। इनका ना कोई विजन है, कोई नीति है, ना नियत है। तो इसीलिए वहीं एनडीए ने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में मोदी जी के लीडरशिप में मल्टीपल मीटिंग्स करी है। चंद्रबाबू नायडू जी दिल्ली के अंदर हमारे कैंडिडेट्स के लिए कैंपेन कर रहे थे। ये होती है एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देश को आगे ले जाने की। ये क्या ये लोग बात करेंगे? तो ये लोगों को पता है कि ये लोग जनता के हित की बात नहीं करते। आप बिहार की बात कर रही हैं, तेजस्वी यादव रात को तेजस्वी यादव सुबह 12 बजे के पहले उठते नहीं है वहां पे लोग सर्कल से। असली जनता क्या कहती है? असली जनता ये कहती है बिहार में कि तेजस्वी यादव का दिन शुरू होता है सुबह 11:30 बजे। तो जो नेता का दिन सुबह 11:30 बजे शुरू हो, जो वो क्या जनता की सेवा करेगा? हमारे जो नेता है, हमारी लीडरशिप 24 घंटे कार्य करती है। इसीलिए आज बिहार में गुंडा राज नहीं है और इसीलिए बिहार वापस से एनडीए को चुनेगा। प्रदीप जी, आपसे तमाम विषयों पर बात हुई और मुझे लगता है एक होलिस्टिक चर्चा रही अगेन पॉलिटिक्स को लेकर के, और मंथन पे हम बात भी करते हैं पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड। तो काफ़ी अच्छी आज बातचीत रही। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय निकालने के लिए। मुझे पता है कि आपके पास समय की आज बहुत बहुत क्रंच था, बट स्टिल यू मेड इट टू द स्टूडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्मृति जी, आपने अपने पॉपुलर शो मंथन में आने का मौका दिया। धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू। फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही। नमस्कार।